हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशनल दीपू होम पर वेलकम करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी के ऑल साइंस और शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन, जो 20 नवंबर 25 से स्टार्ट होकर 16 जन 2026 तक चला था। टोटल 101 शिफ्ट है, इसको हम लोग करेंगे। और ये पेपर आपको एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके साइंस के लिए, साइंस का पोर्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हर सवाल को हम इजी ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको याद भी रहे और एग्ज़ाम में क्लिक कर जाए। तो आइए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और नए ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मीन्स कौन सा पादप उत्तक जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। तो अगर आप पहले, हम लोग आंसर से पहले ये होगा, आंसर शुड बी ए। बट आंसर से पहले मैं एक आपको डायग्राम बताता हूँ। देखिए, जो पहला डायग्राम है कि प्लांट टिश्यू को कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है। तो देखो, प्लांट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को तो विभेजात्मक, इसको बोलते हैं परमानेंट को अस्थाई, प्रोटेक्टिव को कहते हैं रक्षात्मक। और मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। 3 टाइप के होते हैं मेरिस्मेटिक, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। हिंदी बोले तो शीर्षस्थ, अंतरस्थ एंड पार्श्व। परमानेंट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल सरल जिसको बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जटिल जिसको बोलते हैं। और प्रोटेक्टिव हो गया एपिडर्मिस एंड कोक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, विभेद्योतक, परमानेंट अस्थाई और प्रोटेक्टिव। इसके 3 टाइप हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। परमानेंट के 2 टाइप होंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और प्रोटेक्टिव भी 2 टाइप के हो गए। सिंपल का भी देख लेते हैं पार्ट्स कितने रूप में। तो सिंपल भी 3 पार्ट्स में है सर, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, खोलेनकाइमा। देखिए, हिंदी में भी यही बोलेंगे, बस उसको लिखेंगे अलग टाइप से, स्क्लेरेन ऐसे करके, बट बोलेंगे तो ही स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और खोलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स भी 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपको चार्ट याद रखना है तो आपको बहुत ही ईजी होगा, ये ध्यान रखना। तो मेरिस्मेटिक, यहाँ भी वो तो फ्लो चार्ट था, यहाँ पे एक चार्ट है टेबल के फॉर्म में, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस आपके लिए, टिश्यू, प्लांट टिश्यू। तो एपिकल का क्या काम है। एपिकल हमेशा ये अग्रभाग में होता है किसी भी चीज़ के, खासकर जैसे स्टेम हो गया, यानी तना हो गया, उसके आगे में ये लंबाई को बढ़ाता है ये, ठीक है। इंटरकैलरी क्या करता है, ये गांठों पे वृद्धि करता है। मीन्स ऐसे करके इसका ग्रोथ है। अगर मैं इस तरह का ग्रोथिंग करूँ तो ये एपिकल हो जाएगा। अगर हमारा ग्रोथ ऐसा हो रहा है, जैसे मोटापा बढ़ रही है, लंबाई है मोटापा, तो ये हो जाएगा, ये खासकर गांठों में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मोटापा ना बोले तो गांठों, जैसे कहीं जोड़ होता है ना, इस जगह पे इंटरकैलरी। लेटरल थिकनेस को बढ़ाता है। परमानेंट टिश्यू को बात करें तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में होता है। तो सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। ये हर वीक के बाद क्वेश्चन जरूर आते हैं साइंस के किसी भी एग्जाम में, तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। पेरेन्काइमा का काम है स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट देना। और स्क्लेरेन्काइमा का काम है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मजबूती प्रदान करना। नाम से देखिए, स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल और पैरेन्काइमा स्टोरेज। बाकी तो ये बहुत इजी है, सभी को ये मालूम है। जाइलम का काम है जल को, यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एंड फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन देना, और कोक का काम है प्रिवेंट वाटर लॉस, माने जल हानि से बचाने का काम करता है कॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का पेरेन्काइमा, होगा ना। चलिए, बट आप देख रहे हो कि आंसर तो है ही नहीं पेरेन्काइमा, दिख रहा है ना आपको, क्यों। अब मैं बताता हूँ। तो पेरेन्काइमा का बहुत टाइप होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब टाइप नहीं होता पेरेन्काइमा में, अगर जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता हो, जिस पेरेन्काइमा में
क्लोरोफिल पाया जाता हो उसको कहते हैं क्लोरीन कायमा। क्लोरीन कायमा, ये देखिए कॉलिन है, ये क्लोरीन कायमा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कॉलिन नहीं है, ये कॉलिन और ये क्लोरीन, मतलब जिस भी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाए उस पार्ट को कहा जाता है क्लोरीन कायमा। इसलिए अगर पैरेन्काइमा होता तो पैरेन्काइमा आंसर होता, और पैरेन्काइमा का पार्ट सी है क्लोरीन कायमा, तो आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेशन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है ये आपको बताना। स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम बहुत ईजी है। ईजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं एक एग्जाम्पल के, अगर मैं इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन बताऊं, तो डेफिनेशन होता है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। कोई भी, जैसे कहने का क्या मतलब, कोई भी रासायनिक यौगिक हमेशा एक ही तत्वों का निश्चित द्रव्यमान अनुपात होता है। और ये क्या बोल रहा है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे H2O देख रहे हो आप, कहीं से भी H2O लाओ, मतलब पानी, वाटर, उसको जब आप, यहाँ देखो H है, यहाँ देखो O है, तो H का कितना है, ये 2 H दिख रहा है ना, H2 मतलब 2, और ये सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ, तो इसका संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 1। इसका संख्या कितने होते हैं, 8। बट यहाँ क्या बोला है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब मास को देखते हैं, द्रव्यमान अनुपात भी बोलते हैं इसको। तो जब मास को देखेंगे तो इसका मास कितना होता है, 16 ऑक्सीजन का, और इसका मास कितना होता है, मास 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 2:16। सिंपल रेशियो में बात करें तो 1:8। कहने का ये सेंस है ना कि पानी कहीं से भी लाओ, कहीं से भी पानी लाओ, उसका जो हमेशा रेशियो होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो, वो कितने आएगा, 1:8 ही आएगा। ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको, 1:8, यानी एक हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ होगा। आप किसी भी फील्ड से पानी लेके आओ, तो इसी को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। इस एग्जाम्पल को आप समझे होंगे तो आपको ये ईजी पढ़ो, नहीं तो डेफिनेशन थोड़ा सा लेंदी है। डेफिनेशन बोलता है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास नो मैटर वेयर इट इज़ फाउंड। कहने का मतलब है कोई भी रासायनिक यौगिक हमेशा एक ही तत्वों का निश्चित द्रव्यमान अनुपात से बनता हो, चाहे वो कहीं से भी आप उसको लाए हो। तो ये इस लैंग्वेज से अच्छा है कि आप इस एग्जाम्पल को याद रखें, तो आपको हमेशा याद रखेगा। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए, मतलब एक रासायनिक यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार हमेशा समान तत्व समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन बाय मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच पोल्ट्री आर बर्ड्स फॉर्म टू प्रोड्यूस एग। है ये तो इजी क्वेश्चन है। अंडे उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी का नाम बताना। ये मिल्च होता है, दुधारू एनिमल। क्या होता है ये, दुधारू पशु। तो ये तो होगा नहीं, अंडा तो देते नहीं। बॉयलर, बॉयलर अंडा देने वाला नहीं होता। बॉयलर जो हम लोग पोल्ट्री कहते हैं ना, ये पोल्ट्री मांस के लिए होता है, मीट के लिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सामान्य जो कॉमन कार्प है, ये फिश जो पालते हैं ना, खासकर पौंड में, तालाबों में जो पाला जाता है मछली, तालाब वाले मछली, इसको बोलते हैं कॉमन कार्प। ये अंडे के लिए तो पाले नहीं जाते हैं, इसको तो मीट के लिए। तो ये अंडे देने वाले मुर्गे, ये ऐसे भी नहीं जानते, तो लेयर कहते हैं इसको। जो आप घर में जो पालते हो ना, वो वाला पोल्ट्री छोड़ के जो घर में मिलता है, नहीं देसी जिसको बोलते हैं, लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिफॉर्म ऑफ अ सैटेलाइट ऑब्टेनिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ at constant speed in a classical example of universal circular motion. What property of the moon motions prevents its acceleration from the being zero? कहने का क्या मतलब है कि एक पृथ्वी है, उसके मतलब पृथ्वी ले लो, सन के और घूरते रहता है, हमेशा घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक उपग्रह की स्थिर गति एक समान वृत्तिगत गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। कहने का सेंस आप पकड़ोगे, क्वेश्चन मत समझो आप। सिंपल सा मेरे वर्ड सुनो कि मान लो ये अर्थ है, जैसे अर्थ लेयर ना, ये अर्थ है और ये मून है। तो मून इसके चारों तरफ घूमता रहता है। अगर एसलेशन 0 हो तो ये घूमना बंद कर देगा, बट आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, ये हमेशा घूमते रह रहा है। क्या ऐसा है जो हमेशा इसको घूमते ही रहने देता है, एसलेशन A=0 नहीं करने देता, क्या ऐसा गुण है। तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझोगे कि स्पीड तो कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से घूमता है, ऐसा थोड़ा ना। कांस्टेंट का मतलब बराबर। ऐसा थोड़ा कि आज मन किया तो
10 का है, कल चलो 100 लेते हैं, कल नहीं घूमते, परसों घूमेंगे 200 स्पीड से, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्पीड शुड बी कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट घूम रहा है चंद्रमा, मून कैसे घूम रहा है? एक अपना स्पीड से घूम रहा है। और लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे 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 ये क्या हो रहा? ये हो रहा डायरेक्शन चेंज। यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन, ये मून है, यहाँ जाके इसका अलग थोड़ा सा डायरेक्शन हो जा रहा है, यहाँ यहाँ देखिए अलग डायरेक्शन हो जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होता है। स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन क्या है? चेंज है, ये ध्यान रखना आपको। और जब भी डायरेक्शन की बात आए तो इस स्पीड को स्पीड ना कह के डायरेक्शन प्लस स्पीड इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी, बेग। देखो बेग वेलोसिटी पूछे तो इजी लैंग्वेज में क्या बोलोगे? स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं, बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। और डायरेक्शन प्लस स्पीड अगर बोल रहे हो इसका मतलब आप स्पीड नहीं बात कर रहे हो, वेलोसिटी बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अब स्पीड नहीं बोलूँगा, डायरेक्शन की बात कर लिया हूँ। जहाँ डायरेक्शन की बात नहीं होती वहाँ स्पीड कहलाता है। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज मीन्स वेलोसिटी चेंज। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। और जब भी वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यही पॉइंट है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए ए जीरो नहीं होगा। आपको समझ आ रहा ना? ये मेन है। और एक चीज़ और ऐसे भी जान सकते हो कि जब भी कोई वस्तु घूमती है तो एक बाहर की ओर फोर्स लगती है और एक अंदर की ओर फोर्स लगती है। तो जब वो ग्रेविटी उसको अंदर की ओर खींचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल या फोर्स न करके एक्सेलरेशन कहेंगे। समझ में आ रहा ना? तो अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे इसको। और इसी रीजन से ये हमेशा जीरो नहीं होता, घूमते रहता है। दो रीज़न बताया ना, क्या? कि डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, यानी वेलोसिटी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ अ मोशन चेंजेस। अभी बताया ना डायरेक्शन चेंज होता है, अभी जस्ट बता रहे डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होता है कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट। देखिए हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन, 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 हर एक पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी आप इधर देख रहे हो, अब यहाँ जाओगे तो इधर देखोगे चेंज हो रहा है ना, इधर जाओगे तो सीधा देखो तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीनिंग द वेलोसिटी इज चेंजिंग। और डायरेक्शन चेंज हो रहा तो अभी बताया वेलोसिटी भी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज होने से ए जीरो नहीं हो सकता, यही याद रखेंगे। सिंपल सा लैंग्वेज है। स्पीड बराबर है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, बराबर स्पीड से चल रहा है, जिस भी स्पीड से, बस डायरेक्शन हर एक जगह चेंज हो रहा है। और जब भी स्पीड और प्लस डायरेक्शन की बात करूँ तो उस जगह उसी को बोलते हैं वेलोसिटी, ये आपको याद रखना। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच डजेंट कंटेन ऑक्सीजन। कौन इसमें से चारों है जिसमें से ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता, बस यही पूछा गया। ये फंक्शनल ग्रुप है सर सभी। तो चलते हैं, सभी का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पर आप कोई भी कार्बन ऐड कर दो, ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये होता है किसका? कीटोन का फॉर्मूला। दिखा? ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? बी का चलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल तो आप इजी वे में जानते होंगे, वही से लिखते हैं। यहाँ भी कुछ भी जोड़ दो, देखिए आर भी लिखा जाता है या ऐसे ही छोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऐसे ही छोड़ दिया, लिख रहे हो ना? यहाँ आर भी लिख सकते हो, कहने का ये सेंस है ना, आर सॉरी आर CO। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे लिख सकते हो। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ जुटेगा तो अपने से कुछ नहीं जोड़ देना, मतलब ईंटा जोड़ दो, सीमेंट जोड़ दो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा कहने का सेंस है कि मान लो CH3 COO CH3, ये कार्बन 3 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोप होता है ना 3 कार्बन से, तो ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है? ये बता रहा हूँ, ये आर जो है ना यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ जुड़ता है, इसलिए आर भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो। तो यहाँ भी आर का मतलब ही वही है, कुछ ना कुछ जुटेगा। बाद में देखेंगे क्या जुटेगा क्या नहीं, बस ये फार्मूला होता है। या तो सिंगल OH लिख सकते हो आप, जैसे लिखना आपको। तो एल्कोहल में अब ये क्या दिख रहा हो, यहाँ भी एल्कोहल है, O है, यहाँ भी O है। डी का देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला। यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस में नहीं, यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था अगर याद है तो। आंसर शुड बी व्हाट? सी आंसर हो जाएगा। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्यों हो जाएगा? क्योंकि हेलो एल्केन का मतलब है कि यहाँ मान लो कुछ भी लिख दो,
यहाँ पर एक्स जुटेगा, एक्स यहाँ पर किसके लिए आता है, तो मान लो एक क्लोरीन आ सकता है इसकी जगह, हेलोजन ग्रुप आ गया हमेशा, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, किसकी जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, कहने को मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, ये Cl ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, एक्स की जगह चार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, इसलिए आंसर शुड बी सी। बस यही आंसर है, समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ। जैसे इसमें एक कार्बन को जो बांटा गया है, एक बांटा गया है सेचुरेटेड में, सेचुरेटेड कार्बन में। तो सेचुरेटेड कार्बन किसको कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड कार्बन। इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो CnH2n+2 होता है, एल्केन ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, और अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे, कार्बन। तो सिंगल बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड पाया जा हो, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो ना, एक आबंध को सेचुरेटेड, दो, एक से ज़्यादा यानी दो या तीन आबंध को अनसेचुरेटेड कहते हैं। इसका फार्मूला, एल्केन का फार्मूला, एल्केन जो ग्रुप है वो सेचुरेटेड कार्बन के अंदर आ जाएगा, और अनसेचुरेटेड का दो होता है, एक होता है एल्किन, एल्काइन हो जाएंगे, तो थर्ड वाला बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, और इसका बात करूँगा तो एल्किन। एल्किन का फार्मूला भी आप देख लो, CnH2n, बहुत काम आएगा, मैं बताऊंगा कब जब भी काम आएगा, अभी बस फार्मूला बता दे रहा हूँ। और इसका फार्मूला अगर होगा, बस इसको माइनस कर दो, समझ पा रहे हो ना, ये वाला का फार्मूला माइनस लगा दो, दैट इज एल्काइन। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में कौन मिडिल में है ये पूछ रहा है, तो हमें सीरीज आना चाहिए। कहने का मतलब है जो धातु सक्रियता श्रृंखला है, तो उसमें मध्य में कौन है, इस लोहा है, पोटेशियम है, सोडियम है, सोना। तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा, आपको एक दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। देखिए, रिएक्टिव सीरीज में सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, दैट इज आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, एंड दैट इज सिल्वर, चांदी, और लास्ट में सोना। तो अब ऑप्शन से मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन बोला है लोहा, पोटेशियम, सोडियम और गोल्ड। लोहा देखिए यहाँ पर है, एक लोहा, एक पोटेशियम, और एक क्या था, पोटेशियम है, सोडियम और गोल्ड। गोल्ड है यहाँ, लोहा है, पोटेशियम है और सोडियम है। तो ठीक मिडिल में बोल रहा है कौन आएगा, तो कहाँ चला गया, तो मिडिल में कौन है, आप देख लो मिडिल, यानी लोहा ही मिडिल में दिख रहा है ना, इधर से आप देखो और इधर से आप देखो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आयरन। ये ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर से जो तीनों हम मोस्ट, ये जो मैं सीरीज बनाया हूँ कैसे बनाया हूँ, नीचे जाते जाओगे तो आपका जो रिएक्टिविटी है वो घटता जाएगा। रिएक्टिविटी जो मतलब क्या होता है, किसी से मिलने की जो गुण है, यानी कहने का ये मतलब है, जैसे आप ऑक्सीजन रखो और प्लस आग रखो, तो इसका जो रिएक्शन होता है, कितनी जल्दी रिएक्शन हो सकता है, उस रिएक्शन को कहते हैं रिएक्टिविटी। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम हाईली होते हैं रिएक्टिव, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे। सोना बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आप इसको क्या चीज़ ज्वेलरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसमें इरेजन नहीं होता। ये आप लोहा में देखो तो इरेजन हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे ऐसे करके, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये भी याद रख लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में अगर ऐड कर दिया हूँ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जैसे कॉस्मिक हो गया, गामा रे हो गया, एक्स रे, अल्ट्रा रे, परावैंगिक, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और शॉर्ट रेडियो, लॉन्ग रेडियो। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, बढ़ता जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। कहने का ये मतलब है कि कॉस्मिक रे का वेव ज़्यादा होगा या अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो आंसर शुड बी अल्ट्रावायलेट। लेकिन अगर बोले कि अल्ट्रावायलेट रे से इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो अगर मैं नीचे की ओर आऊँगा तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा। सीधा सी मतलब है कि कॉस्मिक से ज़्यादा वेवलेंथ अगर अल्ट्रावायलेट का है तो अल्ट्रावायलेट का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होगा। मतलब समझ रहे हो, इजी वे में इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ता है लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी घटती है। नीचे जाने पर एक ही साइड से याद रखिए, ये नहीं कि दोनों रख तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नीचे जाने से वेवलेंथ बढ़ता है और वेवलेंथ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कैसा रिलेशन रखता है, उल्टा रिलेशन रखता है। तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे, गामा रे का और इंफ्रारेड का इसमें से किसका ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब आपको याद रखना कि यार इंफ्रारेड का तो वेवलेंथ ज़्यादा है और वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेस होगा। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में कहीं चर्चा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आयरन। बीच में पढ़ रहा था ये, बस बीच में बोला था। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड वाटर द लेटर अपीयर रेज दिस इज ड्यू टू। मतलब अगर आप किसी जगह पे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, पेपर लिख दो और इसके ऊपर एक शीशा रख दो, तो अक्षर आपको लगेगा ऊपर में है। ऐसा क्यों? जब भी कोई चीज़ ऊपर में थोड़ा सा दिखे उसका एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पानी में देखोगे जब कॉइन रख दो यहाँ पे तो आपको लगेगा कॉइन थोड़ा सा उभरा हुआ है, छड़ रखो सीधा आपको छड़ थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। दैट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, माने अपवर्तन का रूल है ये। अपवर्तन क्या होता है, अगर मैं ये सेंटर मानूँ, अभिलंब मानूँ और ये ग्लास मान लो, ये पानी मान लेता हूँ, इस छोटे ग्लास मानता हूँ, तो ये क्या हो गया, एयर हो गया। तो इसको बोलेंगे ये विरल हो जाते हैं और ये सघन हो जाते हैं, मतलब ये डेंस हो जाते हैं और ये रेयर हो जाएंगे। जब भी कोई लाइट रेयर से डेंस की ओर आती है, ठीक है, देखिए ऐसे, ये जो मैंने पीक बनाया किसका बनाया है, मतलब कहने का मतलब है कि जो लाइट है इंसिडेंट लाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो पास कर जा रही है। इस मेथड को ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन। और यही इंसिडेंट रे अगर पास कर जाए तब इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब पास कर जाती है और रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो रिफ्लेक्शन का। देखिए इजी है, बहुत को नहीं जानती इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं सोचिए कि क्या क्या हमेशा बता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं और भी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो आया उसी के इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुवीकरण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए प्रकाश क्या फैलता है, ऐसा कभी ये देखो कि प्रकाश बस ऐसे ही चलेगा, नहीं, प्रकाश फैलते जाते हैं। वेवलेंथ क्या होते हैं, फैलते हैं, सीधी रेखा में नहीं जाते हैं, हर रेखा में गमन करते हैं, एवरी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं वेव। तो ध्रुवीकरण का मतलब है जब इसी वेव को एक डायरेक्शन में मूव करवाएं तब उस लाइट को कहा जाता है पोलराइजेशन। जैसा एक चश्मा मिलता है पोलराइजेशन चश्मा, वो क्या होता है, लाइट को भटकने नहीं देता और वो इसलिए चश्मा लगाया जाता है, जैसे लाइट इधर उधर फैलता है ना तो आपको दिखाई नहीं देता, तो एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा लाइट, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप समझ रहे हो, इजी वे मैं समझा रहा हूँ। वेव हर एक डायरेक्शन में मूव करता है लेकिन उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाए जाएंगे तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजेशन का शीशा लगता है, एक चश्मा मिलता है और इसी का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केटिंग ऑफ लाइट, क्या, प्रकीर्णन। सीधा प्रकाश का फैलना ही, प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन यानी स्केटिंग। आप इसका एग्जाम्पल कहीं देखे हो, जी हाँ, आप एक रूम में बंद रहो जहाँ पे लाइट ना मतलब है पूरा, और एक होल रखो वहाँ पे, या होल हो या खिड़की हो दरवाज़ा, वहाँ से अगर लाइट जब पास करती है रूम में तब आपको दिखेगा बहुत सारा लाइट, बहुत सारा बड़ा सा डायरेक्शन में दिखेगा ऐसे करके आता हुआ, और आपको गंदगी भी दिखेगी बहुत सारा ऐसे फैलता हुआ। या टॉर्च मारो तब टॉर्च का जो ये लाइट है देखो ऐसे दिखता, यहाँ से टॉर्च है। तो ये क्या है, प्रकाश का फैलना ही स्केटिंग कहलाता है, प्रकीर्णन। और
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये होता है जैसे ये है डायमंड शेप देखे होगा, यहाँ से एक लाइट प्रवेश किया, ठीक है, इसको इस अनुसार बनाया जाता है। अब ये जैसे ही, मैं सीधा बताता हूँ पहले, ये एक लाइट है, सॉरी सरफेस है शीशा का, इंसिडेंट ले आया आपतित किरण, इस पर टकराई और ऐसे रिटर्न चला गई, रिफ्लेक्शन हो गई इस लाइट का। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन ले, तो ये जो लौट के चली गई, तो ये कुछ गई और यहाँ कुछ अवशोषण हो, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लाइट को, अब सोख लिया जाता है। नहीं, जब अगर ये खासकर 90 डिग्री में हो तब ये ऐसे करके रिटर्न जाएगी। तो अगर ये लाइट पूरी तरह से रिटर्न चली जाती हो बिना सोखे हुए, तब इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ज़्यादा चमक भी दिखेगी। इसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, डायमंड में ऐसा कट मारा जाता है ताकि वो लाइट टकरा करके पूरी तरह से रिटर्न जाए, जो ज़्यादा चमकता है। तो इसका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फाइबर में जो अभी नेट चलता है, इसी चीज़ को फाइबर में इसी का यूज़ किया जाता है, वेब को कैसा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेंस की शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित करें, द पावर ऑफ लेंस। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर होता है, हिंदी में, इंग्लिश में डी, डायोप्टर। बट डायोप्टर का फार्मूला आपको ध्यान में रखना हमेशा कि डायोप्टर का फार्मूला होता क्या है। तो डायोप्टर का फार्मूला होता है 1/f, या तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, एफ इनवर्स एन, एफ बराबर व्हाट, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ फार्मूला क्या है डायोप्टर का, 1/f, और इसका यूनिट के रूप में अगर दर्शाया जाए तो 1 फोकस का मीटर, या मीटर माइनस इन्वर्स मीटर भी हो सकता है, तो ऐसे भी दर्शा सकते हो। अब आपको कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन में देखे चलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है, द आंसर ऑप्शन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। देखो रेसिप्रोकल मैंने उल्टा, किसका, फोकल लेंथ का उल्टा, यानी 1/f बोलो या फोकल लेंथ का उल्टा, यहाँ लिख दिया ना। तो यही होता है क्या, डायोप्टर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाता है फार्मूला में, ये भी ऐसे पूछ दिया है। तो इसका ऐसा यूनिट मतलब क्या होगा, मीटर। डायोप्टर को किस में नापते हैं, मीटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोयल, अ कोयल, ये अ है सर यहाँ पे, अ कोयल हैज़ अ रेसिस्टेंस 44 ओम, 44 ओम है, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब जो तार है, ये कोयल कोयल ही रखो इसको, इसका रेजिस्टेंट कितना, प्रतिरोध कितना, 44 ओम, 44 ओम, और इस ये किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट सप्लाई से ये कनेक्ट है कहीं पे। तो व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द कोयल, तो कोयल में कितना पावर हो, कहने का ये मतलब है कि सीधा कि इस ये एक न्यूमेरिकल भी, देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं ग्रुप डी में, और अभी तो हर एक एग्जाम में कभी न कभी न्यूमेरिकल पूछी जा रहा है। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले इजी वे में बना देता हूँ, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है पावर का, क्या पूछा, कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति, शक्ति माने पावर। तो पावर का फार्मूला होता है, यहाँ क्या दिया हुआ, आर, और क्या दिया, वोल्ट। वोल्ट किसको कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट कहते हैं। तो इसका फार्मूला होगा v²/r। बोले सर ये तो देखे नहीं, कोई तो बोल सकता है, चलिए कहाँ से वो भी मैं बताऊँगा, पहले आप देख लो। तो v इक्वल टू वॉट, वोल्ट कितना दे, v² लिखना है, तो v देखिए 220 दो बार लिख देते हैं, और ये कितना दिया, प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया हुआ 44, इसको जब ये कितना बार में जाएगा, 1 टाइम मैंने 10 टाइम, और ये 22 कितने बार में जाएगा, 2 टाइम, ये कट जाएगा, यानी आंसर कितना हुआ। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, यानी 1100 वाट, 1100 वाट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ईजी है, अगर आपको फार्मूला याद है तब, नहीं याद हो तो फिर तो स्किप द क्वेश्चन एंड मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन का जैसे कहाँ से ये आया। जैसे आपको मालूम होगा P बराबर क्या होता है, W/T, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय समय, है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
कोई लड़का इसको सर बोलेगा सर हमको ऐसे याद नहीं है, तो आपको ऐसे ही याद हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी टी गुना हो जाएगा ना, तो डब्ल्यू बराबर फिर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। सभी एक फार्मूले पर डिपेंड है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है कि अगर मैं एक और फार्मूला को बात करूँ, जैसे डब्ल्यू बराबर भी इंटू क्यू। भी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, और क्यू क्या है, कूलाम चार्ज है, ये भी फार्मूला होता है। तो और क्यू का एक और फार्मूला होता है आई टी, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा गुना समय बराबर चार्ज होता है आवेश, आवेश बराबर विद्युत गुना में चार्ज। अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ जो भी और क्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, भी की जगह क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लिए, क्यू की जगह आई टी यूज़ कर सकते हैं इस क्यू की जगह, तो भी इंटू क्या हो जाएगा, आई टी। तो डब्ल्यू बराबर भी इंटू आई टी हो जा रहा। ये आई की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला क्यू का जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई इंटू टी, विद्युत धारा गुना समय, भी आई टी हो गया। अब डब्ल्यू के बराबर क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए डब्ल्यू के बराबर यहाँ देख रहे हो पी इंटू टी, तो ये टी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू आई। ये भी हो सकता है, पावर बराबर क्या, विभवांतर गुना विद्युत धारा। तो यहाँ पर विभवांतर था, विद्युत धारा नहीं था, इसलिए फार्मूला का यूज नहीं किया मैंने। बात समझ पा रहे हो। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ को मालूम होगा ना, आई बराबर भी इंटू आई आर, मैंने ऐसे याद रखा, आप जैसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी। भी आई आर, भी आई आर को हम लोग कोई कोई ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई बराबर वॉट, भी इंटू आर। इसको नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। तो अब इस आई की जगह मैं क्या यूज़ कर ले रहा हूँ, भी इंटू आई की जगह मैं क्या लिखूँगा, भी इंटू आर। तो यही फार्मूला हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर, जो मैं यहाँ पे यूज़ किया। देखिए आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, हाँ जो बहुत पढ़ा मतलब रिवीजन कर चुके हो तो उसको ये जब जाना जरूरी है, लेकिन आपको अगर इतना नहीं है, बट हर फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फ्लोइंग लाइफ प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग वेरिएशन इन अ स्पीसीज, मतलब क्या बोल रहा है ना, कि जीवन प्रक्रिया में प्रजातियों में विविधता लाने के लिए जो विविधता आती है ना, बहुत सारा डिफरेंस है स्पीसीज में, क्या प्रोसेस है जिससे विविधता आता है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये बहुत ईजी आंसर है, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या आता है, भिन्नताएं आती है स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इस स्लाइड को देखते हैं। माइटोसिस, म्योसिस, म्योसिस, माइटोसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखिए अमीबा जो रिप्रोडक्शन कहते हैं वो कैसे कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन से। हाइड्रा और ईस्ट दोनों बर्डिंग से। मेथड है, मतलब प्रजनन का मेथड है। आप बोलो बर्डिंग क्या है सर, मुकुलन। याद रखोगे कि हाइड्रा और ईस्ट किस कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसके मेथड का क्या नाम है, मुकुलन, बर्डिंग। कुछ नहीं है, शरीर से एक थोड़ा सा बर्ड निकलता है, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर जब ये अलग हो जाता है तो ये न्यू एक सेल की तरह काम करने लगता है, तो बर्ड अलग होकर के न्यू सेल बन जाता है, इसी को कहते हैं बर्डिंग, मुकुलन। पैरामीशियम होता है, क्या होता है, जैसे ये पैरामीशियम हुआ, ये धीरे 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 ये क्या होगा, ये दोनों पार्ट में लेटरल बढ़ जाएगा, इधर से वर्टिकल ये बढ़ जाएगा, ये अलग डिपेंडेंट सेल बन जाएगा, ये अलग डिपेंडेंट सेल बन, दोनों एक स्वतंत्र कार्य, जैसे यहाँ पे बढ़ गया दोनों, पहले सिंगल था दोनों बढ़ गया, तो ये होता है फिजन, बाइनरी फिजन कहते हैं इसको, ठीक है। तो अमीबा कैसे, अमीबा का रिप्रोडक्शन भी याद रखना है आपको कि कैसे करते हैं। तो अमीबा का द्विखंडन, ये ध्यान रखना है आपको, द्विखंडन, बाइनरी फिजन। हाइड्रा का मुकुलन, ईस्ट का भी मुकुलन, पैरामीशियम का भी द्विखंडन, बट इसका द्विखंडन याद रखिएगा। देखिए ये कैसे भी बढ़ सकते हैं, कहीं किसी रूप में भी, कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन इसका डायरेक्शन है सर ट्रांसवर्स, ये देखिएगा अनुप्रस्थ, ये अगर अनुप्रस्थ लिखिएगा, अनुप्रस्थ विखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो पैरामीशियम होगा। आपको ये बहुत ही अच्छा से याद रखना। मायोसिस अगर याद रखना है, तो अगर
हमारे पास टोटल जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अगर हाफ हो जाता है, मतलब बिल्कुल बराबर होता है, जैसे ये 2 बटा ना, ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल जो बने, इसमें भी देखिए 2n है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो 10 है सपोज, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, 46 जो हम लोग में होता है, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यानी सेम क्रोमोसोम अगर डिवाइड हो तो माइटोसिस कहते हैं। म्योसिस में क्या होता है, आपके पास इससे 2n है, तो देखिए ये इसमें बटा, पहले एक सेल बना तो उसमें हाफ हो जाएगा n, ठीक है, 2n से कहाँ हो गया हाफ, और उसके बाद फिर यहाँ से ये अलग अलग बन गया, देखिए इसमें सेम 2 है, 2 से यहाँ भी बन गया, सीधा है कि आपके पास 46 है तो 23 यहाँ से आ गया, और इसमें भी 23 आ गया, ठीक है, तो हाफ हो जाना इसको हैप्लॉइड कहते हैं। तो मेयोसिस से, जैसे जो हम लोग जनन होता है वो मेयोसिस के थ्रू होता है, अर्धसूत्री कहते हैं इसको, समसूत्री कहते हैं, ये ध्यान रखना, हिंदी में समसूत्री विभाजन, सेल डिवीजन का मेथड है, ये अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री में 46 की जगह क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है इसमें, ठीक है, पहला प्रोसेस में ये हाफ हो जाता है, और मान लीजिए जब हमको मिलता है माता से भी 23 मिलेगा और पिता से भी 23 मिलेगा, लेकिन लास्टली जब आएगा तो 46 होता है, बट डिवाइड हो गया ना पहले, अर्धसूत्री हो गया, तो ये ध्यान रखना आपको, ये आएगा तो मैं भी और बताता हूँ। किस कोशिका विभाजन द्वारा द्विगुणित गुणसूत्र अगुणित युग्मों में विभाजित हो जाता है, वाह क्या हिंदी है, कहने का ये मतलब है कि कहाँ पे 2n रहता है क्रोमोजोम, और जब विभाजन होता है तो हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड कहलाता है, ठीक है ना, ये डिप्लॉइड कहलाएगा, पहला को मेथड को डिप्लॉइड कहते हैं, और जब हाफ हो जाएगा तो हैप्लॉइड कहा जाता है। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, कहाँ पर समसूत्री होगा ना, अरे नहीं भाई यही तो बता रहा हूँ, समसूत्री मैंने बराबर होता है, 2n से 2n ही होगा, ये होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन आंसर होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे म्योसिस में क्या सर आपके पास डेप्लॉइड है ना, 2n है, और वो फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका 2n, ये भी बोल सकते हैं कि एक सेल से 4 सेल बन रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, बस अभी फिलहाल याद रखिए, ये डैप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, किसमें, म्योसिस में, म्योसिस का हिंदी क्या होगा, अर्धसूत्री, आधा हो जाता है अर्धसूत्री, इसमें बराबर आता है तो समसूत्री। अमीबा कैसे प्रेजेंट करता है, द्विखंडन, और हाइड्रोइस कहते कहता है मुकुलन, प्राइमेशियम भी कहता है द्विखंडन, बट इसका बोलते हैं अनुप्रस्थ, मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। When water and nutrients are available, algae grow and multiple rapidly by the process of, अब यहाँ देखिए algae का भी बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी खंडन। तो आपको क्या क्या याद रखना, मैं फिर से बताता हूँ, अमीबा, दूसरा ईस्ट एंड, तीसरा पैरामीशियम, और एक एल्गी, इसमें एक हाइड्रा भी था ना, एल्गी माने शैवाल, तो इसका जरूर याद रखिएगा, 100% ये क्वेश्चन आते हैं, इसी शिफ्ट में देखिए, पहले ही शिफ्ट में इतने सारे प्रजनन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गए। तो अमीबा का बाइंडरी फिजन होता है, ठीक है, द्विखंडन, ईस्ट और इसका मुकुलन, बर्डिंग बताया, पैरामीशियम का भी बाइंडरी फिजन द्विखंडन होता है, बट इसका अनुप्रस्थ लिखना होगा, सीधा सीधे अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होगा, और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा एल्गी का, यानी विखंडन, ये द्विखंडन ये विखंडन, एल्गी का विखंडन, मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा का। परागकण तो जानते हो ना, जब भी फूल के इस पार्ट से मेल से फीमेल पार्ट्स में पहुँचे वो परागकण बोलते हैं, बीजाणु निर्माण तो समझ रहे हो, तब जा करके ये बीजाणु निर्माण होंगे परागन के परस। नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रोसेस आप एक और देख लो, सारा प्रोसेस मैंने बताया जो वही है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, तो सवाल देख लो, पहले पूरा था ये बूटा, अब ये क्या बीच से टूटा, ठीक है, और जो भी बीच से टूटा तो
ये अलग रूप में काम करेगा, ये अलग रूप में काम करेगा। इसको कहते हैं विखंडन सहवाल का। बर्डिंग अभी जस्ट आपको समझाया सर कि अगर आप ऐसे करके कुछ यहाँ से निकलता हो थोड़ा सा एक बर्ड के रूप में, ये धीरे 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 लंबा होगा एक बर्ड, और ये सिकुड़ेगा पहले, सिकुड़ने के बाद इसमें और इसमें तनाव फैलेगी और ये अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड बर्डिंग। अमीबा को देख रहे हो, ये तो बहुत ईजी, ये भी धीरे 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 बढ़ते हैं, इसका सेल डिवाइड होते हैं और उसके बाद न्यूक्लियस भी लंबा होता है, लास्ट में न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं द्विखंडन। पैरामीशियम का भी देख लो। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन अ जिंक रोड इज अ प्लेस इन एक्वस कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट, एक्वस मतलब लिक्विड, कॉपर सल्फेट में अगर जिंक का छड़ डालेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएंगे, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल, नहीं, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। हाँ, कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी बोलते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो याद रखना। कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, इसको कैसे बता दें, ये थ्रू बता दें, चलिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसको जब डालेंगे तो अब ये कॉपर सल्फेट को हटा करके खुद जिंक यहाँ पे आ जाएगा और क्या बनेगा, कॉपर। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। पहले ब्लू था ना ये, यहाँ प्रोसेस बनने के बाद ये फेड हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब बात है कि सर यहाँ पे जिंक था, यहाँ कॉपर था, Cu, तो यहाँ पर Zn पर कहाँ कॉपर वो हट गया कैसे। तो इसका भी एग्जांपल है रिएक्टिव सीरीज, जिसका ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा वो उसको रिप्लेस करेगा। मान लो Zn में और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी है, अभी जस्ट बताया था हम क्या रिएक्टिविटी सीरीज, उसको दिखाता हूँ फिर क्वेश्चन आते हैं। जिंक और किसका बात हो रहा था, देखिए, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, लोग ब्लू करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। देखिए जिंक है ना यहाँ पे, देखिए, और क्या था, कॉपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज नीचे घटती है ऊपर बढ़ती है, तो जिंक का ज़्यादा है तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, बोले कॉपर हट, तेरी जगह मैं आता हूँ। कहने का मतलब आप ऐसे याद नहीं करो, सिंपल बात में याद रखो, ऊपर लोग पहलवान है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे वो कमज़ोर होते जाएगा। तो ज़्यादा पहलवान कौन दिख रहा है, जिंक कि कॉपर, पहलवान तो जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, एक फाइट में इसको हटा देगा। शो, इसलिए जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था ना, इसलिए भी बताया ना कि जिंक क्यों हटाया उसको, कॉपर को, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा बलवान है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव है, इसलिए हटा के इसको। हमेशा जब भी ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट होंगे वो कम वाले को हटाकर रिप्लेस कर देते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, एक प्रोसेस होता है ना इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का एक एग्जांपल भी है, इसी को मैं इसके थ्रू बता दिया। तो ये क्या हो जाए, धीरे धीरे फेड और यहाँ कॉपर बन रहा है। और साथ ही साथ इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जिंक में फिर आपको, जिंक में छड़ में आपको क्या दिखेगा, रेडिश टाइप, रेडिश ब्राउनिश टाइप का कलर दिखेगा, क्योंकि जिंक उसमें जाके सट जाता है, किसमें, जिंक की छड़ में कॉपर सट जाएगा, कॉपर का परत जम जाएगा तो रेडिश ब्राउन दिखने लगता है, ये प्रोसेस याद रखिएगा। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताया ना मैंने, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी करने में कितना समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको फार्मूला आपको याद है कि बेग का फार्मूला क्या होता है, n/λ। ये बेग है, ध्वनि का बेग, चाहे और किसी चीज़ का, हवा का बेग, ध्वनि का बेग, ये आवृत्ति है और ये तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्पीड वेलोसिटी जो बोलो, ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद आवृत्ति का फार्मूला भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आवृत्ति बराबर क्या होता है, टाइम का जस्ट अपोजिट को ही क्या कहते हैं, सॉरी, 1/f, टाइम बराबर क्या होता है, 1/f। मतलब कहने का क्या मतलब है
कि 1 सेकंड में जितना भी मैं कोई भी चीज़ कंपन करता है वो क्या कहलाता है, आवृत्ति। कहने का मतलब मान लो हार्ट, ये बच्चा का और मैं मैन का बता दो, ये मैन हो गया, ये बॉय हो गया। तो बॉय का मान लो कि 1 सेकंड में 5 टाइम उसका हार्ट धड़क रहा है, 5 बार। मैन का कितना, 2 बार। 1 सेकंड का लेके बता रहा हूँ टोटल, ये नहीं कि मैं टोटल मिनट में बताऊँगा। तो मिनट में 72 होता है ना, 72 बार। मैं सपोज लग के बताऊँ, ऐसा मत सोचा इतना होता ही है। तो 72 बार। तो 1 सेकंड का लेके बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिए 1 सेकंड में। तो ये 2 बार धमका, ये 5 बार धड़का, तो इसका आवृत्ति हो जाएगा 5 हर्ट्ज। मैन का धड़कन का जो आवृत्ति होगा 2 हर्ट्ज। सिंपल है, आया समझ ना। तो वही पूछा है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब मान लो हमारा दिल धड़क रहा 50 हर्ट्ज 50 बार। तो एक तरंग को पूरी करने में कितना समय लगेगा, तो इसका फॉर्मूला ये क्या कर देंगे, 1/f। टाइम पूछा ना, तो f कितना दिया हुआ 50, ये 50 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को, तो समथिंग ये आएगा 50 0.02 आएगा, है ना। एक बार में 0.6 जाएगा, अच्छा नहीं 0.2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पे 0.2 तो है नहीं, क्योंकि ये जो आ रहा है मिली सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड नहीं आ रहा सर। 0.2 सेकेंड कहाँ होगा, 2 आता तब ना। तो इसको मिली सेकेंड, ये इतना सेकेंड आया, तो इसको मिली सेकेंड में बदलेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। ये 0.02 सेकेंड आया। तो यहाँ तो आंसर दिख नहीं रहा। इसको मिली सेकेंड में जब कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आंसर मिली सेकेंड में नहीं दिया, कहीं लिखा नहीं किस में, तो इसलिए आंसर ये ना दे करके मिली सेकेंड में कन्वर्ट जब करेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सेकंड नहीं मिली सेकंड होना चाहिए आंसर, मैं गलत लिखा हूँ सर, ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। जब प्रजनन होता है तो डीएनए की कॉपी बनाना क्यों, जब भी डीएनए की कॉपी बनता है, डीएनए होता क्या, ये हमारे लक्षण जो होते हैं कैरेक्टर को, ये अगला जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को, इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को मूव करते हैं क्या डीएनए। तो डीएनए का काम ही है लक्षण को ट्रांसफ़र करना, और कोई काम नहीं है तो काम मतलब ये मेन काम है इसका। तो फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब लक्षणों की वंशानुगति के लिए लक्षण को ट्रांसफ़र करने का मेन काम क्या है डीएनए, और इसका एसाइनमेंट जो है वो जीन होता है। नेक्स्ट, खुली जगह में धातु के प्लेट पर नेफ्थलीन की एक गोली जलाने पर क्या होगा। नेफ्थलीन की गोली जलाओ, नेफ्थलीन की गोली अगर देखे होगा ना, वो नहीं देखो फिनाइल की गोली ले लो जो क्या कपड़ों में रखते हैं ना उसे, तो जो कपड़ों में रखते हैं उसको देख देख सकते हो, रखो तो कुछ नहीं होगा वो। जब इसको जलाओगे ना तो आप एक चीज़ याद रखते हो, अगर येलो फ्लेम होता है इसका मतलब कम जल रहा हो। कोई चीज़ जलाते हो ना उसे सूट निकलता है, कालिक बोलते हैं इसको, कालिक। जहाँ भी येलो फ्लेम फ्लेम जल रहा हो उसमें येलोपन ज़्यादा है, इसका मतलब कम जल रहा हो। और अगर ब्लू हो, जैसे अब ये गैस जला के देखना, तो ये कम्बशन जो है मतलब ठीक ठाक जल रहा है, ये कम्बशन कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें नो शूट होगा, मैंने कालिक नहीं निकलेगा, कालापन जो निकलता है। ब्लू फ्लेम दिख रहा हो तो ठीक कम्बशन हो रहा है, येलो फ्लेम है तो लो कम्बशन हो रहा है, दहन कम जल रहा है, ये ज़्यादा ठीक जल रहा है। तो जहाँ भी कंप्लीट कम्बशन नहीं होगा, मतलब यानी कहने का ये भी सेंस है कि ऑक्सीजन उसको अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, यही ना। तो यही हाल होता है कब, नेफ्थलीन में होता क्या एक्चुअली, नेफ्थलीन क्या है मालूम है, नेफ्थलीन इज इक्वल टू कुछ नहीं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर है ये, हाइड्रोकार्बन एक है, और हाइड्रोकार्बन है इसमें, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, नहीं दिख रहा ना ऑक्सीजन, इसलिए ये जलेगी नहीं अच्छा से। तो जहाँ जलेगी नहीं वहाँ पीली लो निकलेगी, ना कि ब्लू लो, और कालापन भी होगा। बस इतना याद रखना है, ऑक्सीजन यहाँ रहा था तो ये ठीक ठाक ऑक्सीजन हो तो ठीक ठाक जलेगा। तो बहुत ईजी है, तो पी आंसर हो, पीली लो के साथ जलती है और धातु की प्लेट पर काला धुआं होगा। अच्छा से नहीं जलेगा तो धुआं निकलता है, ये तो आप ही जान रहे हो। ठीक ठाक जलेगा तो धुआं नहीं निकलता। कोयला भी जलाओ, जब तक या कोई भी चीज़ आप जलाओ जब तक पूरा नहीं जला हो तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, जैसे ही पूरा जलना स्टार्ट कर देगा तो धुआं नहीं निकलता। बस ईजी है ये, ऐसे सोच के ये मार सकते हो। ज़्यादा अच्छा जला तो धुआं नहीं आएगा और जलने लगा, और नहीं जला तो धुआं आएगा।
हम लोग ये क्यों नहीं मारे, आपको समझ आएगा नीला लो क्यों नहीं हो रहा। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके कारण होता है। जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है वो हम लोग फ्रैक्शनल क्यों मानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे क्लोरीन होता है 2 टूप में पाया जाता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इसको हम लोग ना 35 मानते हैं ना 37 मानते हैं, हम लोग कितना लेके चलते हैं 30.5। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन व्हाट 30.5, क्योंकि क्लोरीन जो वातावरण में पाया जाता है वो 2 रूप में पाया जाता है। 35 75% आपको एटमोसफेयर में दिख जाएगा और 25% क्लोरीन 37 दिखता है। आप आइसोटोप का नाम सुने हो ना, आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक, वही बता रहा हूँ, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु द्रव्यमान सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग हो। क्या बताया मैंने, ये देखिए सभी का एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। एटॉमिक मास जब डिफरेंस हो तो आइसोटोप कहलाता है। ये देखिए क्या है, प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्राइट्रियम है, ट्राइट्रियम ड्यूट्रियम प्रोटियम, ये भी एक क्या है आइसोटोप है, ये भी आइसोटोप है। तो क्लोरीन का आइसोटोप वातावरण में 2 रूप में पाए जाते हैं, एक 35 और एक 17 होता है ना इसका, और एक 37। बट इसका फ्रैक्शनल हम लोग कितना मानते हैं 35 ये मानते नहीं, इसको निकाला जाता है। बोले कि सर कैसे निकाला जाता है, तो आप ऐसे निकालो, 35 होता है ना इसका, क्लोरीन 35 है ना, इसका 75 ले लो, 75 वातावरण पाया जाता है ना, और ये 37 है तो ज़्यादा ये पाया जाता है। तो 35 का 25% ये ले लो, या इसी का 37 का भी ले सकते हो। अब इसको ऐड करके देखो आपको लगभग कितने आ जाएंगे, पक्का ये आ जाएंगे टोटल, ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर किसके कारण ऐसा हो रहा, समस्थानिक की उपस्थिति के कारण हो रहा। आंशिक परमाणु द्रव्यमान हम लोग क्यों 30.5 मानते हैं, किसके रीजन से, तो आइसोटॉप के कारण। देखिए हाइड्रोजन का आइसोटॉप भी याद रखिएगा आप। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थमा मुख्य रूप से स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है, तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो फिर जान लीजिए। बट ये किस भाग को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट को ये इफेक्ट डालता है क्या, अस्थमा। चलिए एग्जाम्पल की ओर, बहुत ईजी है, दिखाता हूँ। ये देखिए पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहाँ पर, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो ब्रोंकिल्स है ना, ये देखिए यहाँ पर ही अगर मान लो कोई चीज़ जम जाता हो तो आपको ऑक्सीजन और निकलने में आने में तो आप बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ जाम हो गया है। धीरे धीरे अगर ये छोटा इधर भी है इधर भी है तो रास्ता जाम हो जाने से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हो, और ऑक्सीजन जब नहीं ले पाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, प्रेशर डालते हो, तो ये आपको खांसी आता है, ठीक है। और इसी का यहाँ पे जम जाता है अस्थमा का जो भी बैक्टीरिया से। तो अच्छा ये तो नीचे चला गया है, ये पीडीएफ में दे दूँगा अच्छा करके, नीचे चला गया है। तो यहाँ पर ही जम जाता है क्या, ब्रोंक्यूल्स में अस्थमा का बैक्टीरिया। ये लंग्स का एक पिक्चर है, ये सर क्या नेजल कैविटी है, ये ओसोफेगस है, ये लेरिंग्स है, आवाज़ बॉक्स जिससे गाना गाते हैं लोग, ये फेरिंग्स है गला, ये श्वसन नली है वेंट पाइप, ये लेफ्ट है और ये राइट है, बाएं फेफड़ा और ये दाएं फेफड़ा। ये समय ब्रोंकिल्स होता है, इसको बड़ा करके दिखाया गया यहाँ पर। ये छोटे छोटे छिद्र हैं, ये सब इसके जो लंग्स के नीचे है ये डायफ्राम है, और ये जो छोटे छोटे छिद्र होता है इसी से कनेक्ट होता है लंग्स का, मतलब ये जो यहाँ से एक्सचेंज होता है, जो भी एक्सचेंज होता है गैस आना और जाना, एक्सचेंज का मतलब क्या, आती है ऑक्सीजन फिर यहाँ से निकलती है CO2, इस जगह पे कहाँ कनेक्ट है, इस जगह पे देख रहे हो ना, तो इसी के जस्ट ऊपर में होता है ये, तो इसी को इफेक्ट करता है क्या, अस्थमा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म्स कल्चर फिशरी। अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, शायद ये थर्ड आया था, मछली पालन जो आया था।
तो यहाँ बोल रहा है ना कि फिशरीज, कल्चर फिशरी मैंने फिश को क्यों पाला जाता है, सीधा मछली पालन ही इसका आंसर होगा ना। प्राकृतिक संसाधनों से मछलियाँ पकड़ना नहीं, समुद्री जल से मछलियाँ पकड़ना, या पालन, कल्चर मतलब पालन होता है, पालना होगा ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सर, सी, मछलियों का पालन पोषण करना। ये समझना नहीं, इजी पढ़ के आंसर दे सकते हो इसको। बोला स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन द वोल्ट, मतलब विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट है। अरे ये तो सब जानते होंगे, हमको नहीं, ऐसा नहीं लगता जो साइंस पढ़े हैं उसको नहीं जानते। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ कि ये ट्रिकी है, वो तो ईजी था ना। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो होता है ना, V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई कूलम। इसको ये भी बोल सकते हैं, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है ना, 1 जूल, बस एक जूल लिखो और क्या यूनिट में लिखो। कूलम का होता है चार्ज, है ना, तो 1 कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर, इसी को ऐसा यूनिट के रूप में लिखा जाना ही हम लोग लिख रहे हैं। 1 20 वोल्ट का वोल्ट ही होता है ऐसा यूनिट, वर्क का जूल होता है, इसका कूलम का कूलम होता है, सी, चार्ज ना। तो ये पूछा गया क्या, देखो कि देखिए 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम होता है। नहीं ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ 1 जूल/1 सी होता तो ये राइट होता, तो ये नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो क्या सही हुआ सर, पहला, ओनली पहला सही होगा, सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे अ फैन, अ बॉल, अ कार, अ ट्रेन, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। सर्कुलर मोशन तो जान रहे हो ना, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्त के अनुसार घूमना, ही यूनिफॉर्म कहता है। तो इसमें से कौन सा जो है यूनिफॉर्म, मतलब एक समान। तो एक पंखे की ब्लेड स्थिर गति से घूम रहा हो, एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंकेंगे ऐसे, तो ये नीचे आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये क्या वृत्तीय गति है, वृत्त की गति पूछ रहा, वृत्त गति, सर्कुलर मोशन पूछ रहा। एक कार अपनी गति से, ये तो लीनियर मोशन है, रैखिक गति है ना, ये भी नहीं होगा। बहुत ईजी है, इसीलिए इसका डिसीजन कर रहे हैं। एक ट्रेन अपने पटरी पर चला, ये भी लीनियर मोशन होगा, तो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। एक गेंद को ऊपर पहुंचेंगे, एक टाइप का ऑसिलेशन मोशन है, बस यहाँ ऑसिलेशन नहीं देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक होता है आवर्त, आवर्त सुने होगा ना। तो जो आवर्त में आपको बताना, एक रोटेशनल होता है, एक ऑसिलेशन होता है, पीरियोडिक होता है ये। एक होता है ऑसिलेटिव मोशन। तो ऑसिलेटिव मोशन क्या होता है, दोलनी गति, और आवर्त माने पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो ये सिंपल है, एक ही स्थान से अगर, यहाँ से देखिए पेंडुलम का जो मोमेंट है ना, एक स्थान यहाँ पे आया, फिर यहाँ रिटर्न चला गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग दोलन गति। और पीरियोडिक माने एक टाइम पीरियड के क्वेश्चन, फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, रिपीट होता रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। ऐसे याद रख सकते हो, जो घड़ी का जो पीरियोडिक हो जाएगा वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, झूला हो जाएगा, पेंडुलम जो होगा ऑसिलेटिव मोशन, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ अ सॉल्यूशन। निम्नलिखित में किसका उपयोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। विलयन की सांद्रता निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं फिलहाल के लिए मैं तो मास बाय मास परसेंट होता है, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, भी से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये 3 मेथड है किस क्या निकालने के लिए। देखिए बोलोगे मास बाय मास
परसेंट क्या, देखिए कुछ है नहीं समझने के लिए, बस आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सॉल्यूट का मास लिखो यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट समझते हो, और नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और इनटू 100। बस ये क्या हो गया, मास बाई मास। ये देखिए आता है क्वेश्चन तब बताऊंगा, बट अभी फिलहाल बताओ। तो ऊपर सॉल्यूट लिखिए, देखिए सॉल्यूट और सॉल्यूशन में बहुत इजी डिफरेंट है, आप हिंदी में नहीं, बिलियन ये बिले। चीनी नमक जो हम लोग घोलते हैं वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जो जिसमें घोलते हैं दैट इज़ पानी, वो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना तब समझा देंगे कि तो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। तो ये पूछा है कि कौन सा नहीं है इसमें, तो यहाँ पे देखिए क्या, वॉल्यूम बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, परसेंटेज बोला। आयतन का देखो, मास बाय मास है ना, कहाँ गया, अरे यार देखो मास बाय मास है पहला, देखें पहले में ये, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, देखिए दूसरा वाला है ना, मास बाय वॉल्यूम भी है तीसरा वाला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी है, वॉल्यूम बाय मास नहीं है सर, मास बाय वॉल्यूम है, यहाँ उल्टा कर दिया, तो ये नहीं होगा। ये 3 मेथड से हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला एक का भी बताएं, सबका भी बताएंगे अगर आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की सफाई क्रिया में माइसेल्स, किधर गया माइसेल्स की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइसेल्स ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ शॉप। तो एक आपको याद रखना इसमें, हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। ये फिलिक है, ये फोबिक है। जो इंग्लिश का ये थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, ये वन वर्ड एक मतलब वहाँ फोबिक मन होता है डर, और फील मन होता है प्यार। कैसे याद रख सकते, तो ये हो जाएगा जल, ये हो जाएगा जल विरागी, और ये हो जाएगा जल, क्या बोल सकते हैं इसको, जल रागी, और विरागी, ये रागी, विरागी मतलब तो जो जल को कैप्चर करता है ना। तो ये ध्यान रखना है, हेड सिर की तरफ होगा ये जल रागी, और जल विरागी पूंछ की तरफ होगा, टेल की तरफ होगा। तो ये करता क्या है, जो अब मान लो ये जो हम लोग फेन बोलते हैं सिंधा, ये समझो, जो फेन का जो पहला पार्ट है, तो यानी जैसे ये ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, ऐसे रखोगे ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट को वो क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक, यानी टेल। ये पानी, यहाँ पानी तो रहेगा क्योंकि पानी से प्यार है, यहाँ पानी नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहीं पर गंदा रहेगा सर, तेल गंदा जो भी हो, जो हम लोग फेन की बात करते हैं जब भी करते हैं, तो यहाँ पे ही पानी वाला एरिया रहता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और यहाँ हाइड्रोफोबिक एरिया रहता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पानी गंदा यहाँ जमते हैं, और पानी यहाँ रहते हैं, गंदा तेल जो भी चीज़ है वो यहाँ जम जाते हैं। समझ रहे हो, जिसको माइसेल्स कहें, पूरा को माइसेल्स कहें। अब हम लोग इसी को जब हम लोग किसी तरह से हिलाते हैं, खींचते हैं, बैट से मारते हैं, तो ये क्या करता है, छोड़ देता है, हट जाता है जिससे, और गंदा ये अलग हो जाता है। सिंपल सा मेथड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू ट्रेप द रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसा कर हटाना मिसेल्स का काम सर, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये पूछा गया। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पूछा। वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन द फोर्स और डिप्लेसमेंट, वर्क डन कैन ओनली बी पॉजिटिव, ओनली बी, ओनली ओनली, तो ये थोड़ा ये दो। चलिए ये बहुत इजी है, आपको मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप एक फार्मूला याद रखना, वर्क डन माने काम है यार। काम क्या होता है, जब हम फोर्स लगाएं और वो घसका, डिप्लेसमेंट माने विस्थापन हुआ। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर, देखिए हिंदी में तो याद रखे होंगे, बट आपको फार्मूला तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। चलिए आपको जैसे याद रखना, डब्ल्यू बराबर एफ एस, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। लेकिन यहाँ ऐसा ये हाफ फार्मूला सर, यहाँ पे कॉस थीटा भी रहता है, ये देखिए ये मेन फार्मूला, इसी से आप समझ पाओगे सब कुछ। तो कॉस थीटा का आप याद रखना, कोस 0 और कोस 90, फिलहाल अभी 2 याद रखेंगे हम लोग, बीच वाला भूल जाते हैं। तो कोस 0 का जो वैल्यू होता है 1, और कोस 90 का फार्मूला होता है 0, 0 डिग्री 90 डिग्री। तब अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला में एफ गुने एस गुने साइन 90 रख दें, कॉस
90 डिग्री, तो cos 90 रखते ही 0 हो जाएगा। अब ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो W बराबर क्या दिखेगा आपको? 0, शून्य। तो ये 0 हो सकता है, कहने का सेंस है ना, काम 0 हो सकता है। नेक्स्ट है ये केस 1 देखें। अब केस 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, cos 90 की जगह हम लोग cos 0 रखें। तो जब cos 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट जो हम लोग पढ़े हैं, जो अभी तक आप देख रहे होगे, अब समझोगे, ये फार्मूला हम लोग रटे हैं और यहाँ क्या मानते हैं, cos 0 मान के चलते हैं, तो ये फार्मूला आता है ना। तो ये 3 केस हम आपको याद रखना होगा कि 90 का क्या मतलब है और 0 का क्या मतलब, ये तो समझा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो ये ओनली इसलिए काटा, वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यार फार्मूला में जो है ना, ये और ये अगर है तो ये डिपेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होता ये दोनों फार्मूला में तो डिपेंड नहीं करते, यहाँ पर है इसलिए डिपेंड करेंगे, ये ऐसे याद रख सकते हो। तो वर्क हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ डिपेंड होते हैं, ये भी सही है। तो ये बोला नहीं है ना, डजंट डिपेंड, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो ऐसे भी आ सकते हो, जैसे अगर फोर्स अलग रहे, इधर उधर उल्टा चले तो नेगेटिव, मतलब आप मान लो ना, ये गाड़ी है, एक इधर खींच रहा है इधर और एक इधर खींच रहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन को क्या बोलते हैं, माइनस। अब ये एक गाड़ी है, इसको इधर ठेल रहे हैं हम लोग, इधर ही ठेल रहा है ये ऐसे एग्जांपल बताया एक फ्रिक्शनल को, जो फ्रिक्शनल ऐसे काम करता है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो गाड़ी इधर चल रही है, इधर ही ठेल रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं ठेलने की। तो ये सेम डायरेक्शन तरफ जा रहा ना, जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही ये मूव हो रहा है, यही फोर्स है और ये मूव है, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव केस में। इसको नेगेटिव कब बोले, पॉजिटिव कब बोले, समझा दिए। और जब आप कोई चीज़ यहाँ लेकर के हो, माथा पे लेकर के कुछ हो और अब चल रहे हो, जो 90 डिग्री की बात हो रही ना, तो इस सम को 0 कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, हाइट एंड 3 सेकेंड तय करती है, जी तो इतनी होता तो एक्चुअल 9.8 पर यहाँ पर दिया गया है, तो जो दिया गया वही लीजिएगा। एक्चुअल में जी का वैल्यू बोला जाता है, ये होता है जी को आप एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हो, जब नीचे गिर रही हो तो वो जी की जगह ए मान लेंगे। तो यहाँ पे बोला ना फार्मूला, ये तो पूछा ये, तो चलिए फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहला इक्वेशन होता है ना, v बराबर क्या, u प्लस हाफ ए टी। u का मतलब होता है ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग। तो एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो 3 सेकेंड तक गिरती है और इतना है, तो उसका अंतिम वेग भी बोला है। तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 10 और टाइम कितना दिया हुआ 3, तो ये जाहिर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि वेग का क्या होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। किधर के ऑप्शंस, ए 3 होते हैं ना इक्वेशन, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है सेकेंड इक्वेशन कौन होते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन कौन होते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होता है। इसमें ये भी पूछा जाता है किससे किसका रिलेशन है। तो जब भी रिलेशन पूछा जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन किसका इसका रिलेशन पूछा जाता है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, यू और ए को एक बैठा दीजिएगा या नेगलेक्ट कर दीजिए, ऐसे भी बता सकते हैं। यू और ए को एक मान लीजिए या नेगलेक्ट कर दीजिए, जैसे भी। तो जैसे यहाँ से यू और ए को हटा देते हैं, चेंज द कलर, हेलो। तो यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा है, हाँ ये लेते हैं, ये और ये हटा दिए पहले इक्वेशन में। तो भी और टी का कैसा रिलेशन है, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन किसका, भी और टी का रिलेशन है, बस ऐसे याद रखते हैं। वेग और समय का रिलेशन कौन सा इक्वेशन बताता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछा गया ऐसा नहीं बात है। वेग और समय किस इक्वेशन से आते हैं, तो इक्वेशन का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बता, यू और टी ए को हटा दो, शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, यू और ए को हटा दो। तो यहाँ पर क्या है, एस और टाइम। तो इक्वेशन जो सेकेंड है, सेकेंड मोशन इक्वेशन जो है, वो किसका एक रिलेशन बताता है, स्पीड है ना, एस मतलब स्पीड और ये टी माने समय, स्पीड और
एस बराबर स्पीड नहीं, एस बराबर दूरी, सॉरी दूरी और विस्थापन, जो भी बोला, दूरी और समय का विस्थापन। और थर्ड क्या बताओ, यू और ए को हटा दो, यू और ए को हटा दो, ऐसे याद रखिएगा। तो वेग और विस्थापन का, वी और एस, वेग से वेग, एस से विस्थापन दूरी, एस से डिस्प्लेसमेंट, एस से दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, चलिए इतना ही था। इससे आपको पता होगा कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जो मैंने पूरी तरह से इसमें बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अगर ये भी कमेंट में बताइए, और आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एजुकेशनल दीपू होम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट शिफ्ट को डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप जानते हैं कि टोटल ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन हुए होते हैं साइंस के, और सभी मैंने करवा दिया। और नेक्स्ट, तो दोस्तों आज अब हमने ऑल क्वेश्चन को समझ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एजुकेशनल दीपू होम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट को लेके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।